स्टूडेंट्स, आज हम जियोग्राफी के एक बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक पर अपना आपके लिए लेक्चर प्रस्तुत कर रहे हैं। भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले फैक्टर कौन से हैं? भारत की जलवायु किन फैक्टर से प्रभावित होती है? कौन से कारक हैं जो भारत की जलवायु को प्रभावित करते हैं? तो अगर हम इसको देखें तो भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले या भारत की जलवायु को नियंत्रित करने वाले जो कारक हैं उनको हम दो वर्गों में डिवाइड कर सकते हैं, दो वर्गों में बांट सकते हैं। एक होगा स्थिति तथा उच्चावच संबंधी फैक्टर और दूसरा होगा वायुदाब और पवन संबंधी कारक। तो पहले हम स्थिति और उच्चावच संबंधी कारक पर विचार कर लेते हैं। स्थिति और उच्चावच संबंधी कारक से अर्थ यह है कि भारत की लोकेशन क्या है, भारत के चारों तरफ के एनवायरनमेंट की लोकेशन क्या है, और भारत में ऊंचाइयों का महत्व क्या है, ऊंचाई के द्वारा किस प्रकार से यहाँ का एनवायरनमेंट, यहाँ का क्लाइमेट प्रभावित होता है। तो इन फैक्टर्स पर हम नज़र डाल लेते हैं। स्थिति तथा उच्चावच संबंधी कारक भी जो है कई प्रकार के हैं। उनमें पहला चीज़ है जो कि बेहद महत्वपूर्ण है, अक्षांश रेखा। जैसा कि आप जानते हैं कि अक्षांश रेखा को हम टेम्परेचर का निर्धारक मानते हैं, तापमान का निर्धारक मानते हैं। और अक्षांश रेखाओं के दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो भारत उत्तरी गोलार्ध का देश है। विषुवत रेखा भारत के साउथ से गुजर जाती है, भारत को टच नहीं करती है। कर्क रेखा को अगर हम देखें 23 डिग्री हाफ नॉर्थ वाली कर्क रेखा जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, वो इंडिया को मिडिल से डिवाइड करती है। तो अब हम जो अक्षांश रेखाओं के आधार पर जो कटिबंध निर्धारित करते हैं वो कटिबंध तो तीन प्रकार के होते हैं। एक उष्ण कटिबंध, दूसरा शीतोष्ण कटिबंध और तीसरा शीत कटिबंध। तो 0 डिग्री के दोनों तरफ कर्क रेखा और साउथ में मकर रेखा तक तो उष्ण कटिबंध है। कर्क रेखा से लेकर के नॉर्थ में आर्कटिक लाइन ये शीतोष्ण कटिबंध है, और आर्कटिक से लेकर नॉर्थ पोल तक शीत कटिबंध है। ठीक इसी प्रकार साउदर्न हेमिस्फीयर में भी है कि 0 डिग्री से मकर तक उष्ण कटिबंध है, और मकर रेखा यानी 23 डिग्री हाफ साउथ से लेकर के अंटार्कटिक लाइन यानी 66 डिग्री हाफ साउथ तक शीतोष्ण कटिबंध है, और फिर अंटार्कटिक लाइन से लेकर साउथ पोल तक शीत कटिबंध है। तो इंडिया में कौन कौन सा कटिबंध हो गया भाई? कर्क रेखा के नॉर्थ में तो शीत कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध है, और कर्क रेखा के साउथ में उष्ण कटिबंध है। यानी इंडिया दो कटिबंधों में डिवाइड हो जाता है, उत्तरी भारत शीतोष्ण कटिबंध और दक्षिणी भारत उष्ण कटिबंध। तो इस प्रकार से अक्षांश रेखा दो प्रकार की जलवायु भारत को प्रदान कर देती है, उष्ण कटिबंध और शीतोष्ण कटिबंध, ये दो प्रकार से। और एक चीज और है इसमें, जो दक्षिण भारत वाला भाग है वहां पर वर्ष भर लगभग टेम्परेचर बना रहता है और तापांतर कम होता है। तापांतर कम होने के और भी कई कारण हैं। तापांतर का मतलब होता है ताप के बीच में होने वाला अंतर, चाहे दिन और रात के तापमान का अंतर हो, चाहे महीनों के बीच में होने वाला मौसमों के बीच में, विभिन्न ऋतुओं के बीच में तापमान का अंतर हो, ये तापांतर कहलाता है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि उत्तरी भारत में शीत ऋतु भी पड़ती है, ग्रीष्म ऋतु भी पड़ती है, किंतु दक्षिणी भारत में शीत ऋतु और ग्रीष्म ऋतु का उतना बड़ा अंतर नहीं दिखाई देता जितना बड़ा अंतर की उत्तरी भारत में दिखाई देता है।
क्योंकि अक्सर आप ये महसूस करेंगे कि जो उष्ण कटिबंध होता है इसीलिए उसका नाम उष्ण कटिबंध है भी, कि वहां पे गर्मी बराबर बनी रहती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, एक नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं स्थिति संबंधित ही। इंडिया के नॉर्थ में हिमालय पर्वत स्थित है और हिमालय पर्वत की भी भूमिका जलवायु को निर्धारित करने में अत्यंत महत्वपूर्ण है। हिमालय पर्वत किस प्रकार की भूमिका निभाता है भाई? हिमालय पर्वत जलवायु विभाजक की भूमिका निभाता है। किन दो जलवायुओं को विभाजित करता है? तो दो प्रकार की जलवायु को यह विभाजित करता है, एक शीत कटिबंध को अलग कर देता है, दूसरा शीतोष्ण कटिबंध। तो शीतोष्ण कटिबंध तो इंडिया में है ही, शीत कटिबंध कहाँ है? हिमालय के नॉर्थ में, साइबेरिया साइड। जो शीत कटिबंध या जो ध्रुवीय पवन चलती हैं, जो अत्यंत बर्फीली पवन होती है, उसे हिमालय रोक देता है इंडिया में आने से, भारत में आने से रोक देता है और भारत को शीत कटिबंध से प्रभावित होने से बचा लेता है, अत्यधिक ठंडा होने से बचा लेता है। एक काम और करता है हिमालय, भारत में जो दक्षिण पश्चिम मानसूनी पवन आती है, उस मानसूनी पवन को हिमालय अपने नॉर्थ में नहीं जाने देता, रोक लेता है और इंडिया में बरसने पर विवश कर देता है। इसलिए भारत मानसूनी जलवायु वाला देश बन जाता है। तो ये भूमिका है हिमालय की कि वो जलवायु विभाजक की भूमिका निभाता है, साइबेरिया के शीत कटिबंध या ध्रुवीय पवन को भारत की तरफ आने से रोक देता है, भारत को अत्यधिक ठंडा होने से बचा लेता है। दूसरी तरफ भारत की मानसून को भारत में बरसने के लिए रोक लेता है और हिमालय अपने नॉर्थ में उसको जाने नहीं देता। एक और फैक्टर है स्थिति संबंधी, स्थिति भारत की लोकेशन से संबंधित, वो है जल और स्थल का वितरण। भारत बड़ा दिलचस्प देश है। भारत का आधा उत्तरी भाग स्थलीय है, स्थल आबद्ध है। स्थल आबद्ध का मतलब कि चारों तरफ से देश हैं, जैसे पाकिस्तान है, चाइना है, अफगानिस्तान है, नेपाल, म्यांमार और बांग्लादेश, भूटान। तो ये देश हैं जो उत्तरी भारत है उसकी सीमाओं पर, और दक्षिणी भारत की सीमाओं पर क्या है? समुद्र है। दक्षिण भारत यानी प्रायद्वीपीय भारत 3 तरफ समुद्र से घिरा हुआ है, पश्चिम में अरब सागर और पूरब में बंगाल की खाड़ी और साउथ में हिंद महासागर। तो इसका बहुत बड़ा असर है भारत की जलवायु पर। दरअसल 3 तरफ समुद्र से घिरा होने के कारण दक्षिण भारत का जो भूभाग है वो समुद्र के समकारी प्रभाव के कारण अत्यधिक ठंडी और अत्यधिक गर्मी दोनों से बच जाता है। अब यहाँ पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं, समुद्र का समकारी प्रभाव क्या है भाई? समुद्र का समकारी प्रभाव तो ये है, दरअसल समुद्र और स्थल में एक फर्क पाया जाता है। समुद्र देर से गर्म होता है और देर से ठंडा होता है, और स्थल जल्दी गर्म होता है, जल्दी ठंडा होता है। जैसे सूर्योदय हुआ, सूर्योदय होने के बाद कौन पहले गर्म हो जाएगा, स्थल या जल? तो स्थल गर्म हो जाएगा, किंतु जल गर्म नहीं हुआ, जल अभी ठंडा है, दिन भर ठंडा है। तो जब जल ठंडा है तो स्थल को भी वो बहुत अधिक गर्म नहीं होने देगा, उसे वो रोके रहेगा। एक निश्चित गर्मी के बाद स्थल की भी गर्मी नहीं बढ़ पाएगी। अच्छा ठीक है, शाम हो गई, शाम होते होते अब समुद्र गर्म हो गया और शाम होने के बाद स्थल ठंडा हो गया। तुरंत स्थल ठंडा हो गया, रात में स्थल ठंडा हो रहा है, मगर उस स्थल को 3 तरफ से घेरा हुआ समुद्र गर्म है। तो स्थल को कितना ठंडा होने देगा? बहुत अधिक ठंडा नहीं होने देगा, क्योंकि तीनों तरफ समुद्र की जो गर्मी है, जो रात में गर्म हुआ है, स्थल के टेम्परेचर को गिरने से बचा लेगा। इसीलिए दक्षिण भारत यानी प्रायद्वीपीय भारत में न तो अत्यधिक ठंडी पड़ती है, न तो अत्यधिक गर्मी पड़ती है। ये समुद्र का समकारी प्रभाव कहलाता है। किंतु जैसे जैसे आप नॉर्थ इंडिया में बढ़ोगे,
वैसे वैसे समुद्र से दूर होते जाओगे, तो समुद्र के समकारी प्रभाव से भी दूर होते जाओगे। तो फिर क्या होगा? उत्तरी भारत में अत्यधिक ठंडी भी पड़ती है और अत्यधिक गर्मी भी पड़ती है। तो इसका भी फर्क पड़ता है कि आप समुद्र के नज़दीक वाले भाग में हो तो जलवायु अलग है, और समुद्र से दूर जैसे जैसे हटते चले जाओगे तो जलवायु बदलती चली जाती है। वहाँ पे ठंडी और गर्मी दोनों का एहसास अधिक होता है। एक पॉइंट और है इसमें, स्थिति और उच्चावच के संबंध में। ऊंचाई, ऊंचाई की क्या भूमिका है भाई? जैसे टेम्परेचर के संबंध में तो ये बताया जाता है कि अक्षांश रेखाएं टेम्परेचर को निर्धारित करती हैं, अक्षांश रेखाएं गर्मी को मैनेज करती हैं। मगर एक एग्जाम्पल हम आपको दे रहे हैं कि आगरा और दार्जिलिंग एक ही अक्षांश रेखा पर स्थित हैं। गर्मी में क्या दोनों का टेम्परेचर एक समान होता है? बिल्कुल नहीं। दार्जिलिंग का टेम्परेचर काफ़ी कम होता है और आगरा का टेम्परेचर अधिक होता है। कारण क्या है? हाइट के कारण। दार्जिलिंग पहाड़ पर बसा हुआ है, यानी जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जाती है वैसे वैसे टेम्परेचर बढ़ता जाता है। गर्मी में इसीलिए लोग कहाँ जाते हैं? हिल स्टेशंस पर, पहाड़ों पर जाते हैं। पहाड़ों पर गर्मी कम पड़ती है, गर्मी कम लगती है। इसीलिए अंग्रेजों ने भी क्या किया था? अपनी ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया था। किसको? शिमला को। तो आप इस बात को जानते होंगे, आपने पढ़ा होगा कि जैसे जैसे हम वायुमंडल में ऊपर की तरफ जाते हैं हवा विरल होती जाती है, हवा की डेंसिटी घटती जाती है, और डेंसिटी घटने के कारण टेम्परेचर भी कम होता है। जमीन की सतह के पास हवा अधिक डेंस होती है, और वो अधिक डेंस क्यों होती है? उसमें डस्ट पार्टिकल्स और कार्बन डाइऑक्साइड के कण होते हैं, और वो सूर्य के प्रकाश को ज़्यादा अवशोषित करती है। मगर ऊंचाई पर जाने पर डेंसिटी कम होती जाती है और हवा विरल हो जाती है, और वो सूर्य के प्रकाश का अवशोषण कम करती है, इसलिए गर्मी कम होती है। तो जैसे जैसे ऊपर जाओगे टेम्परेचर